जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 5 अच्छे से पढ़ेंगे, उनके एक एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। इसके पहले के 4 चैप्टर्स जिनने ना देखे हों वह चैनल में विजिट करें और उनको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी क्लासेस के नाम से, और वहां से आप सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी क्लासेस, सभी पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है अनुवाद की प्रक्रिया, जो कि हमारा चैप्टर 5 का टॉपिक है। क्या है अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया हुआ है। कुछ विद्वान जो पश्चिमी विद्वान हैं उनका जो प्रक्रिया दिया हुआ है उन्होंने अनुवाद का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, और एक भारतीय विद्वान ने भी अनुवाद की प्रक्रिया का विवेचन किया हुआ है, वह भी हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए पहले सबसे हम अनुवाद की प्रक्रिया क्या होती है उसको जान लेते हैं सामान्य भाषा में। अनुवाद प्रक्रिया का अर्थ अनुवाद की शैली अर्थात उसके स्वरूप एवं प्रकार का निर्धारण है। कुछ पश्चिमी विद्वानों नायडा, न्यूयॉर्क तथा बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया संबंधी विवेचन महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया कि कुछ पश्चिमी विद्वान जो हैं जैसे कि नायडा जी, न्यूयॉर्क, बाथगेट, इन लोगों ने जो विवेचन किया हुआ है अनुवाद की प्रक्रिया का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम इस पूरे क्लास में चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। और एक भारतीय भाषा विज्ञानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का विवेचन भी ध्यान देने योग्य है। हम सबसे पहले बात करते हैं नायडा जी ने अनुवाद की प्रक्रिया कैसे किया हुआ है। नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के 2 प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप प्रस्तुत किए हैं। प्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की मध्यवर्ती संरचना को सम्मिलित किया गया है। उनका 2 प्रस्तुत किए उन्होंने अनुवाद की प्रक्रिया। पहली क्या है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हम क्या देखते हैं कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की मध्यवर्ती संरचना को सम्मिलित किया गया। इसके इस दृष्टि से 3 रूप भेंट किए गए हैं। कौन कौन से रूप हैं? पहला स्रोत भाषा, दूसरा मध्यवर्ती रचना, तीसरा है लक्ष्य भाषा। किसी भी चीज़ का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है कि वह जो पहली भाषा है जिससे हमें ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद करना है उसको अच्छे से समझना, अर्थात मूल पाठ जो होगा हमारा जिसका अनुवाद करना होगा वह स्रोत भाषा कही जाती है। तो पहला रूप क्या हो गया? स्रोत भाषा। दूसरा मध्यवर्ती रचना, उसका हम अच्छे से विस्तार करके मूल पाठ को अच्छे से समझेंगे, तभी तो हम दूसरी भाषा में उसका भाषांतरण अर्थात अनुवाद करेंगे। तीसरा है लक्ष्य भाषा, जिसमें हमें अनुवाद करना होता है। विद्वान लेखक के अनुसार अनुवाद एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें मूल पाठ की प्रत्येक इकाई का अनुवाद किया जाता है। मूल पाठ में जो प्रत्येक इकाई होती है एक एक इकाई का अनुवाद किया जाता है और एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। आगे हम देखेंगे, हमने प्रत्यक्ष प्रक्रिया बता दी। दूसरी है परोक्ष प्रक्रिया में सतही अनुवाद न होकर मूल का गहन आलोचन किया जाता है या होता है। इसकी 5 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? स्रोत भाषा के मूल उद्धरण का पाठ विश्लेषण। पहला क्या है? पाठ विश्लेषण। दूसरा क्या है? अंतरण या संक्रमण, पुनर्गठन और लक्ष्य भाषा में अनुदित उद्धरण का पाठ। नायडा ने समग्रतः अनुवाद प्रक्रिया के निम्नोक्त 3 चरण स्वीकार किए। परोक्ष में उन्होंने 3 चरण स्वीकार किए हुए हैं। पहला कौन सा है? पाठ विश्लेषण। स्रोत भाषा में निबद्ध पाठ का विश्लेषण अर्थात व्याकरणिक रूप, शब्द चयन तथा अर्थ गौरव आदि पर विचार करके उसके आशय की गहराई तक पहुंचना। सबसे पहले आपको जो मूल भाषा दी जाती है अर्थात स्रोत भाषा जो आपकी होती है उसका विश्लेषण करके उसमें व्याकरणिक रूप जो है, उसका जो शब्द है उसका चयन करके उसका अर्थ निकालना तथा विचार करके उसका जो आशय जो होता है उसको गहराइयों तक पहुंचना और एक एक तथ्य को अच्छे से समझना पहला चरण होता है। दूसरा चरण क्या है? अंतरण। स्रोत भाषा के पाठ का विश्लेषण करने के पश्चात अर्थात उसमें निहित मर्म की अच्छी तरह आत्मसात करने के उपरांत लक्ष्य भाषा में उसी मर्म को उसी भव्यता के साथ उतारना अंतरण कहलाता है। अनुवाद अंतरण के समय जहाँ स्रोत भाषा के पाठ में आगे जैसे कि
अंतरण क्या होता है? जो भाव, जो अर्थ हमारे मूल भाषा अर्थात स्रोत भाषा में हो, वही समझ बूझकर हमें स्रोत भाषा को जब हम लक्ष्य भाषा में उतार देते हैं, उसी भव्यता से, उसी सच्चाई से, उसी तथ्य से, तो वह क्या कहलाता है? अंतरण कहलाता है। आगे हम देखेंगे अंतरण में ही है कि उसमें जो निहित विशेषताओं को अपने मस्तिष्क में रखता है, वहाँ लक्ष्य भाषा में उन्हीं विशेषताओं की सुरक्षा के प्रति सजग और प्रयत्नशील रहता है। जो अनुवादक होता है वह क्या करता है? जो लक्ष्य भाषा होती है और जो स्रोत भाषा होती है, तो स्रोत भाषा में जो निहित विशेषताएं होती हैं अर्थात उसके मूल पाठ में जो विशेषताएं होती हैं उसको अच्छे से समझता है और अपने मस्तिष्क में रखता है, अपनी याद रखता है, और जब लक्ष्य भाषा में उसका अनुवाद करने लगता है तो उन्हीं विशेषताओं को सुरक्षा के साथ सजग और प्रयत्नशील रहता है कि वही जो अर्थ उसमें दिख रहा है वही लक्ष्य भाषा में भी हमें दिखना चाहिए। अंतिम चरण क्या है? तीसरा, पुनर्गठन। स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा में अंतरण हो जाना ही पुनर्गठन कहलाता है। क्या? स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा में अंतरण हो जाना ही पुनर्गठन कहलाता है। जो हमारा स्रोत भाषा है, मूल पाठ है, उसका अंतरण अर्थात परिवर्तन लक्ष्य भाषा में होना ही पुनर्गठन कहलाता है। अंतरण प्रयास है तथा पुनर्गठन प्राप्ति है। अंतरण में एक प्रयास माना जा सकता है, लेकिन जो पुनर्गठन है वह पूर्णतः जब हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है? स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में परिवर्तित हो जाता है, तो वह पुनर्गठन कहलाता है। इस पुनर्गठन में यह देखना होता है कि अंतरण के प्रयास में कभी स्वाभाविकता को तो किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, अर्थात जो स्वाभाविकता जो हमारे स्रोत भाषा में थे वही हमारे लक्ष्य भाषा में है या नहीं, उसकी क्षति तो नहीं हुई है। क्षति अर्थात नुकसान। मूल का आशय पूर्ण रूप से और पूर्ण सौंदर्य से सुरक्षित रहकर आ पाया है या नहीं। यदि इस प्रयास में कहीं कुछ भूल चूक है तो उसका संशोधन करके उसे पूर्ण बनाने में प्रवृत्त होता है। यह पुनर्गठन की प्रक्रिया होती है और नायडा द्वारा परोक्ष रूप से यह तीनों चरण जो स्वीकार किए गए थे उसका तीसरा है पुनर्गठन। पहला क्या था? पहला हमने आपको बताया पाठ विश्लेषण, दूसरा क्या है? अंतरण, और तीसरा क्या है? पुनर्गठन। अब हम आगे देखेंगे। हमारे जो तीसरे विद्वान हैं बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया के रूपों का थोड़ा विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने स्रोत भाषा के पाठ से लक्ष्य भाषा के पाठ तक के 7 चरण स्वीकार किए हैं। पहला क्या है? समन्वयन, दूसरा विश्लेषण, तीसरा बोधन, पारिभाषिक अभिव्यक्ति, पुनर्गठन, पुनरीक्षण तथा पर्यालोचन। तो हम किसके हिसाब से देखेंगे? बाथगेट ने इस 7 सोपानों में 3 समन्वयन, पुनरीक्षण और पर्यालोचन सोपानों का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया है और इन्हें इस प्रकार प्रकाशित किया है। पहला क्या है? समन्वयन। स्रोत भाषा में निबद्ध सामग्री के आशय को अच्छी तरह से समझना एवं उसे हृदयंगम करने का नाम समन्वयन है। वही बात देखिए, जो आप स्रोत भाषा में जो सामग्री हो, जो उसका अर्थ हो, जो उसके भाव हो, जो उसकी एक मर्मता हो, उसमें वही आशय जो हो वही अच्छी तरह से समझकर पहले अपने आप में समझ लेना, अपने हृदय में बसा लेना ही समन्वयन कहलाता है। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा पुनरीक्षण। लक्ष्य भाषा में अनुदित सामग्री का भली प्रकार और गहनता से देखना पुनरीक्षण कहलाता है। लक्ष्य भाषा में हम परिवर्तित करने के बाद जब उसका रीचेक करते हैं, पुनरीक्षण, आपको क्या समझ में आ रहा है? पुनः निरीक्षण किया जाता है, जब पुनः से जांच की जाती है वही पुनरीक्षण कहलाता है। लेकिन हम अगर हिंदी अनुवाद की भाषा में देखें तो इस यहाँ पर पुनरीक्षण का अर्थ लिया गया है कि सुधार करना। अनुवाद करने के बाद हमारी लक्ष्य भाषा को चेक करना, अगर उसमें कोई गलती है उसको सुधार करना ही पुनरीक्षण कहलाता है। आगे देखेंगे हम। अगला है हमारा पर्यालोचन। अनुदित सामग्री की शुद्धता की जांच करना तथा मूल पाठ से मिलान करने उसकी पुष्टि करना पर्यालोचन कहलाता है। अनुवाद करने के बाद दोनों के अर्थों को मिलाकर चेक करना ही क्या कहलाता है? पर्यालोचन कहलाता है। हमने 2 विद्वानों, पश्चिमी विद्वानों के आधार पर अनुवाद की प्रक्रिया को अच्छे से समझा कि उनके हिसाब से
क्या क्या क्रम होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए अनुवाद करने के लिए। अब हम देखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवादक प्रक्रिया के निम्नलिखित 6 चरण स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? मूल पाठबोधन, फिर विश्लेषण, भाषांतरण, पुनरीक्षण, समायोजन तथा समीक्षण। इनका परिचय हम देखेंगे, एक एक उनकी जो प्रक्रिया की चरण है उसको अच्छे से समझेंगे। पहला क्या है? मूल पाठबोधन। अनुवाद के लिए निर्धारित स्रोत भाषा की सामग्री को भाषिक संरचना एवं विषय के आशय को दृष्टि में रखकर अच्छी तरह से समझना पाठबोध कहलाता है। भाषिक संरचना को समझने के लिए व्याकरण, देखिए मूल पाठबोधन वही पहला आ जाएगा। पाठबोधन हमने जो किया था, जो हमारा मूल पाठ है उसकी सामग्री को, उसकी संरचना को, उसके विषय के आशय को अच्छे से समझकर अपनी दृष्टि में रखकर अच्छी तरह से समझना ही पाठ का बोध कहलाता है। पाठबोध क्या होता है? जैसे कि जो स्रोत भाषा हो उसमें जो मूल पाठ है उसका बोध अर्थात उसका ज्ञान करना ही मूल पाठ बोधन कहलाता है। कोश ग्रंथों की सहायता लेनी चाहिए तथा शब्दों के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए देश, काल, लिंग, वचन, प्रकरण तथा परंपरा आदि की जानकारी को आधार बनाना चाहिए। यह मूल पाठ बोधन में बताया गया है कि जो हमारा मूल पाठ हो उसको समझने के लिए कोश की अर्थात डिक्शनरी की सहायता हमें लेनी चाहिए। उसमें जो देश, काल, उसकी स्थिति है, उसका समय क्या है, उसका वचन, लिंग क्या है, ये सब अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद दूसरा चरण क्या है? विश्लेषण। मूल पाठ में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द की संरचना ही नहीं बल्कि उसके विन्यास के पीछे निहित भाव एवं विचार को समझने का प्रयास, वक्ता श्रोता के संदर्भ की जानकारी आदि विश्लेषण के अंतर्गत आती है। उस मूल पाठ को विश्लेषण मतलब व्याख्या करके, मतलब बढ़ाकर उसको अर्थ को अच्छे से समझना कि उसमें क्या भाव हैं, क्या विचार हैं, उसको समझने का प्रयास करना। उसमें जो वक्ता है या श्रोता है उसके संदर्भ में जानकारी आदि करना ही विश्लेषण के अंतर्गत आता है। अगला हमारा तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है हमारा भाषांतरण। अनुवाद मूलतः स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा का रूप प्रदान करने के अर्थ में भाषांतरण ही है। अनुवाद जो है वह स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करना या उसका रूप प्रदान करने का अर्थ हम भाषांतरण ही कहते हैं। भाषा अंतरण, भाषा का परिवर्तन ही भाषांतरण है। इस भाषांतरण में अनुवाद को शब्द के व्याकरणिक रूप के साथ उसके अर्थ पक्ष की संगति बिठानी होती है। मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, श्लिष्ट प्रयोगों के अर्थ को लक्ष्य भाषा की प्रकृति तथा उसके परिवेश के अनुरूप प्रस्तुत करना होता है। भाषांतरण से आप क्या समझते हैं? भाषा, सामान्य भाषा में आपको हम बताते हैं इसकी परिभाषा की क्या होता है कि भाषा अंतरण, भाषा का परिवर्तन ही भाषांतरण कहलाता है। आगे हम देखेंगे, अगला है हमारा पुनरीक्षण। क्या है? पुनरीक्षण। स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में भाषांतरण हो जाने पर उसकी सूक्ष्मता से जांच करना, यह देखना कि व्याकरणिक व्यवस्था, सहजता और सौंदर्य की सुरक्षा का निर्वाह हुआ है अथवा नहीं, पुनरीक्षण कहलाता है। पुनः जांच करना हमने आपको पहले ही बताया था कि पुनः से जांच करना उसका कि उसमें जो अर्थ हमारे मूल पाठ में स्रोत भाषा में था वह लक्ष्य भाषा में है या नहीं, यही चेक करना, परीक्षा करना, निरीक्षण करना ही पुनरीक्षण कहलाता है। अगला चरण हमारा कौन सा है? समायोजन। समायोजन क्या है? स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में अविकल रूप से ले लिया जाना सुनिश्चित कर लेने पर द्वितीय चरण समायोजन का होता है, जिसका अभिप्राय अनुदित सामग्री को सरस और प्रभावपूर्ण तथा भाषा को गतिशील बनाना है। इसके अंतर्गत यह भी देखना चाहिए कि अनुवाद की मूल छाया मात्र बनकर न रह जाए बल्कि मौलिक एवं स्वतंत्र रचना का रूप ग्रहण कर सके। इसमें चेक करने के पश्चात यह भी देखना होता है कि जो हमारे अनुवादक महोदय हैं उन्होंने क्या सीधे सीधे अनुवाद कर दिया है, बल्कि उनको कुछ मौलिक और स्वतंत्र रचना का रूप भी ग्रहण करने का छूट है। वह अर्थ तो लाएं, लेकिन
हमारी जो लक्ष्य भाषा की सामग्री उसको सरस और प्रभावपूर्ण तथा भाषा को गतिशील बनाए हैं कि नहीं, यह चेक करना ही समायोजन कहलाता है। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा अंतिम चरण है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा दिया हुआ तुलना। समायोजन के पश्चात एक तटस्थ पाठक के रूप में एक बार पुनः स्रोत सामग्री और लक्ष्य सामग्री को पढ़कर दोनों की तुलना कर लेनी चाहिए तथा इसके अंतर्गत लक्ष्य सामग्री की प्रामाणिकता का सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुलना नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि हमारे स्रोत भाषा के अर्थ तथा लक्ष्य भाषा के अर्थ की तुलना करके उसकी जांच करना ही इस चरण का एक मात्र उद्देश्य होता है। वस्तुतः अनुवाद प्रक्रिया स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा की सामग्री में प्रस्तुत करने के तरीके का नाम है और यह अनिवार्यतः एक मध्यवर्ती स्थिति है। अगर सामान्यतः हम बात करें, लक्ष्य भाषा की सामग्री, लक्ष्य भाषा का अर्थ जो है वह हमारे स्रोत भाषा में प्रस्तुत करना ही एक अनुवाद कहलाता है। लेकिन हमारे विचार में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रक्रिया के निरूपित विभिन्न सोपानों को यदि ध्यान में देखें तो उन्हें समझने की सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों अर्थग्रहण तथा संप्रेषण में रखा जा सकता है। बाथगेट द्वारा निर्दिष्ट प्रथम 3 सोपान समन्वय, विश्लेषण और बोधन अर्थग्रहण के अंतर्गत हैं तथा शेष जो हमारे बाथगेट जी हैं उनका जो 3 सोपान आता है वह किसके अंतर्गत आता है, अर्थग्रहण के अंतर्गत आता है। तो संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, 4 सोपान परिभाषिक अभिव्यक्ति, पुनर्गठन, पुनरीक्षण तथा पर्यालोचन संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा निर्दिष्ट प्रथम 2 मूल पाठ बोधन और विश्लेषण अर्थग्रहण के अंतर्गत तथा शेष 4 भाषांतरण, पुनरीक्षण, समायोजन, तुलना तथा संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तुलना जो है वह संप्रेषण के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त हमने जो विवेचन किया उससे हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है उसको हम देखेंगे। पहला निष्कर्ष है कि अनुवाद प्रक्रिया का अर्थ स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति प्रदान करने की शैली है। कौन सी अनुवाद क्या है, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद की प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति प्रदान करने की एक शैली है। दूसरा निष्कर्ष क्या है कि यह स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की मध्यवर्ती स्थिति है। क्या, अनुवाद की प्रक्रिया। आगे हम देखेंगे, हमने सभी के द्वारा दिए गए अनुवाद की प्रक्रिया को अच्छे से समझा। एक बार आपको बस 2 मिनट में ही आपका रिवीजन करा देते हैं कि विभिन्न विद्वान जो हैं हमारे नायडा ने 3 चरण स्वीकार किए थे। पहला पाठ विश्लेषण, अंतरण तथा पुनर्गठन, ये हमने आपको विश्लेषित करके अच्छे से व्याख्या सहित बताया। दूसरा है न्यूयॉर्क ने भी 3 चरण दिए, पाठबोध तथा व्याख्या, अभिव्यक्ति तथा पुनर्सर्जन और पाठ अर्थात तुलना। बाथगेट ने 7 चरण दिए थे जो आपको हमने बताएं। न्यूयॉर्क जी का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था लेकिन आपको नाम जान लेना चाहिए। उन्होंने 3 चरण कौन कौन से दिए थे, पाठबोध तथा व्याख्या, दूसरा अभिव्यक्ति तथा पुनर्सर्जन और तीसरा है तुलना। बाथगेट ने 7 चरण कौन कौन से दिए थे, समन्वय, विश्लेषण, बोधन, परिभाषिक अभिव्यक्ति, पुनर्गठन, पुनरीक्षण तथा पर्यालोचन। आगे देखेंगे हम लास्ट, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने 6 चरण माने हैं, मूल पाठ बोधन, विश्लेषण, भाषांतरण, पुनरीक्षण, समायोजन तथा तुलना। अगर हम अपनी बात करें कि हमारे विचार में अनुवाद प्रक्रिया के सिर्फ 2 चरण होते हैं, कौन कौन से, अर्थग्रहण और संप्रेषण। अर्थग्रहण में क्या होता है कि हम मूल पाठ का जो है हमारा स्रोत भाषा जो है उसके अर्थ को अच्छे से समझ लेते हैं, संप्रेषित कर देते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, संप्रेषण। उसमें हम स्रोत भाषा के जो मूल पाठ को समझे रहते हैं, अर्थ को समझे रहते हैं, वही अर्थ, वही प्रभाव, वही एक अर्थ जो है वही हम लक्ष्य भाषा में संप्रेषित कर देते हैं। यही 2 चरण होते हैं और जो अनेक विद्वानों ने बताया हुआ है, अनेक 6 चरण, 4 चरण, 7 चरण, वह भी अर्थग्रहण और संप्रेषण के अंतर्गत आ जाता है। हमने आपको ऊपर यह भी बताया कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का जो है मूल पाठ बोधन तथा विश्लेषण अर्थग्रहण के अंतर्गत आ जाता है। भाषांतरण, पुनरीक्षण, समायोजन तथा तुलना, यह सब किसके अंतर्गत आ जाता है, संप्रेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो हमने आज आप क्या पढ़ा
चैप्टर 5 जिसका क्या टॉपिक था, अनुवाद की प्रक्रिया। अगली टॉपिक हमारी होगी क्या, अनुवाद की सीमाएं, जो कि हम अनुवाद चैप्टर 5 के दूसरे क्लास में पढ़ेंगे अगले दिन। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी तथा नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे सभी नोट्स आपको प्राप्त हों। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे वह भी इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।